काम करने वाले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए था। राहुल गांधी has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? इस देश में सेना के गौरव पर कोई अटैक करते हैं तो राहुल गांधी करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सबके सामने है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट को ऊंचा नीचा बोलने में नहीं चूकते। इस देश में, इस देश की आर्मी, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, ये सब ऐसी संविधान संस्थाएं हैं जो स्वायत्त और स्वाधीन होकर के काम करती हैं, और हम सब इसके द्वारा पूरे तरीके से नियंत्रित हैं। और इसलिए कोई इंडिपेंडेंट बॉडी किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस को फॉलो करती है तो उस प्रोसेस को सभी लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग, न्यायपालिका, इनको हमने संवैधानिक दर्जा देश के संविधान में दिया, और संविधान का पालन करने वाले का कर्तव्य है कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अहंकार वाली और धमकाने वाली भाषा का प्रयोग ना करे। बात डाटा की चलती है, तो जो मेरे मित्र कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कितना बड़ा झूठ तैयारी करके बोल सकते हैं, बिना तैयारी तो कर ही नहीं होगी, इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया था। आपको सुनकर के उनका बुनियादी वाक्य था, महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट बढ़े। मेन बुनियाद तो यही है उनके भाषण की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है, 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर थे 9,71,41,289। आप लोग भी जाके देख सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट, 9,71,41,289। लोकसभा में ये हुए 9 करोड़, लोकसभा में थे 9,30,61,760। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? क्योंकि 60% का मार्जिन का झूठ तो वो अपने पहले सेंटेंस में बोल रहे हैं। दूसरा, मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं कि वो इतना महाराष्ट्र विषय कर रहे हैं, वो अधिकतर सीटें वहां जीते हैं जहां पर वोट बढ़े हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ सीट बताता हूं, और आप भी अपने नोट कर लीजिए, और उनके अगर सहयोगी देख रहे हो तो वो भी नोट कर लें, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा डेटा पे। और मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूं, मैं कोई उनकी तरह कोई लाग लपेट की बात नहीं कर रहा। असेंबली सीट नंबर 149 मुमरा कालवा, वहां पर लोकसभा से विधानसभा में वोट इंक्रीज हुए 41,663। सीट किसने जीती? एनसीपी शिवसेना के जितेंद्र आव्हाड ने, और कितने मार्जिन से? 96,228 से। वोट बढ़े
मान लीजिए सीट नंबर 137 भिवाड़ी ईस्ट, भिवंडी ईस्ट, भिवंडी जनरल सीट है। वोट बढ़े 37,535। सीट किसने जीती? लोकसभा में उनके इंडी पार्टी के पार्टनर समाजवादी पार्टी के रईस कासम शेख ने। सीट नंबर 197 खेड़ आलंदी, वोट बढ़े 23,989। सीट जीते 51,743 से। उम्मीदवार कौन जीते? बाबाजी रामचंद्र केले, शिवसेना, उद्धव ठाकरे। इन्होंने चोरी किया है। ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ 6 मतಗಳಲ್ಲಿ 1 मतನ ಇವರು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। 5 तरीके से चोरी की गई है। 5 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ मतಗಳ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक वोटर अनेक बार वोटिंग कर रहा है। ದ್ವಿಪ್ರತಿಯ ಮತದಾರರ ಏನು ಪಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮತದಾರ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ। 4 अलग अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है, 5-6 अलग पोलिंग बूथ में वोट डाल रहा है। 4-5 मतगಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ऐसे तकरीबन 12,000 वोटर है। ಈ ರೀತಿಯಾದಂತದ್ದು ಸರ್ಸಮಾನವಾಗಿ 12,000 मतಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ। फेक एंड इनवैलिड एड्रेस मतलब इनका पता नहीं है या फिर 0 नंबर एड्रेस है। ನಕಲಿಯಾದಂತ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಳಾಸ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಂತವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। तकरीबन 40,000 ऐसे वोट हैं। ಹತ್ತತ್ರ 40,000 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಳಾಸ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಂತ ಮತದಾರರು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ। बल्क वोटर एक एड्रेस में, ಒಂದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಡಿದ್ದೇವೆ। एक बेडरूम का घर है और उसमें 40-50 लोग रहते हैं। ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯ ಮನೆ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 40-50-80 ಜನ ವಾಸ ಇದ್ದಾರೆ। और जब उनको वहां हम ढूंढने जाते हैं वहां पे कोई नहीं है। ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನನ ಕಳಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ। और घर का मालिक बीजेपी का लीडर। ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ। इनवैलिड फोटोज 4,000 वोट जिसमें फोटो है ही नहीं या इतनी छोटी फोटो है कि दिखाई नहीं देती। ಕೆಲವೊಂದು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರನೇ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ। 4,000 ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ। और 34,000 तकरीबन 34,000 वोट जहां फॉर्म 6 को मिसयूज किया गया है। ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಮಾರು 32,000 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ 6ರಲ್ಲಿ ಏನು ನೂತನವಾಗಿ ಮತನ ಹಾಕೋಬೇಕೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ಯವಹಾರ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है। ನಮೂನೆ 6 ಏನಿರುತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ನೂತನವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡೋರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮೂನೆ। 34,000 ऐसे लोग हैं जिनकी आयु किसी की 90 साल, किसी की 80, 81, 82। 34,000 ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರ ವಯಸ್ಸು 95 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, 90 ವರ್ಷ। गांधी की जो थ्योरी है ये अपने आप में ही रिजल्ट से खत्म हो जाती है। पहली बात तो थ्योरी की बुनियाद ही गलत है क्योंकि डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग भी गलत है और अंत तो विनाश पे ही है, झूठ पे ही है। अगर मेरे मीडिया के साथी चाहें तो मैं पूरी लिस्ट पढ़ देता हूं, हम सबको दे देंगे, और अनिल बलूनी जी आप सबको दे देंगे, और ओपन है। लेकिन ये देखना चाहिए कि एक प्रतिपक्ष की पार्टी चुनाव हारने के बाद किस तरह लगातार तथ्यों के आधार पर झूठ का काम कर रही है। और सबसे ये तो उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर उनको आपत्ति है तो कोई फॉर्मल एविडेंस किसी ओथ पे उन्होंने दी हो। इलेक्शन कमीशन में ऐसा नहीं है। उन्होंने एक बार एफिडेविट फाइल करा था सुप्रीम कोर्ट में, बाद में माफ़ी मांग करके आए थे, एफिडेविट में माफ़ी मांग के आए थे। तो अगर है तो
ये उनका और इलेक्शन कमीशन के बीच का काम है। लेकिन देश में झूठ से काम नहीं चलना चाहिए। दूसरा, मैं ये जो मॉडस ऑपरेंडी है कि बोलो और भाग जाओ, संसद में मत चलने दो, संसद में चर्चा मत करो, संसद में चर्चा करने से अच्छा है कि संसद को ही ना चलने दो, तो ये तो तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जितने भी टर्नआउट और जितने भी फेक न्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि देश में जो इलेक्शन कमीशन के डाटा हैं, 5 बजे की एंट्री है, हम तो कहते हैं उसका भी ईमानदारी राजनीति में बहुत बड़ी चीज होती है। ईमानदारी किसी भी राजनीतिक दल और राजनीतिक व्यक्ति की जीवन की सबसे बड़ी साख होती है। अगर आपकी बात में ही 60% का झूठ डेटा पे मिक्स हो, तो मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी बोलने के साथ 60% कम मान के लिखी जाएगी। और इसलिए जो फेक नैरेटिव बनाने की बात करी है, वो फेक नैरेटिव अपने आप में उन्हीं के तथ्यों से पूरी तरीके से ध्वस्त हुआ है। और हमारा ये कहना रहेगा कि हमारे जो संवैधानिक संस्थान हैं, उन संवैधानिक संस्थानों को कांग्रेस पार्टी एक विशेष प्रयास करके एक परिवार के लिए सिस्टेमेटिक ढंग से फेक नैरेटिव के आधार पे उसको छोटा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस देश का संविधान महान है। बाबा साहब अंबेडकर की जो दूरदृष्टि है, जिसके कारण हम भारत के संविधान के अंतर्गत, एक व्यवस्था के अंतर्गत हम कार्य करते हैं, उस संविधान की सर्वोच्चता को हम स्वीकार करते हैं। और ये झूठ के नैरेटिव अपने आप ही जनता ने 3 बार ध्वस्त करे हैं, और भविष्य में भी ऐसा होता रहेगा, क्योंकि 60% मार्जिन रखने वालों की क्रेडिबिलिटी इस समाज में रहेगी नहीं। आप लोगों को प्रश्न हो तो विनीत। आप राजस्थान से आते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका साफ तौर पे कहना है कि आज भारत छोड़ो दिवस है, और ऐसे में संवैधानिक संस्थानों पर जिस तरह से दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने अगर कोई संदेश अगर प्रकट किया है, तो चुनाव आयोग को संदेश दूर करना चाहिए, न कि स्पष्टीकरण। सीट चोरी की गई है। एक लोकसभा को हमने जांच करके निकाला है। मैं कह सकता हूं कि 1 से ज्यादा सीटें यहां चोरी हुई हैं। ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಕಳ್ತನನ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದೀವಿ। 100ಕ್ಕೆ 100 ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशनल आइडिया है, 1 मैन 1 वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ ಏನಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಧ್ಯೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಮತ ಅನ್ನಂತದ್ದು। ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಡ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे, तो फिर से सोचो। ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ನೀವು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ। टाइम लगेगा, मगर हम आपको पकड़ेंगे। ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಾದಂತ ಪಾಠನ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ। एक करके पकड़ेंगे, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ। मेरी बात याद रखना, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹುಡುಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ। क्योंकि आप अगर इस पर हमला करोगे
तो हम आप पर हमला करेंगे। ನೀವು ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ये हिंदुस्तान की आवाज है। ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಈ ದೇಶದ ಧ್ವನಿ. याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। ತಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಸೀಟುಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। ಒಂದು ಸೀಟ್ ನಾವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। 25 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಅವರು 34,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ पूरे देश को ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है।